हेलो फ्रेंड्स। O2IAS एकेडमी की हरियाणा जीके की सीरीज में मैं लोकेश डाक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप आपको जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही है और ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्प कर रही है। इस लेक्चर में हम आर्ट एंड कल्चर का कुछ सेक्शन जो है जो हमने पिछला देखा था उससे आगे लेक्चर को देखेंगे और इससे जुड़ी जो PDF है उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के ऊपर आपको फ्री कंटेंट में आपको हरियाणा जीके की जितनी भी PDFs हैं अगर आपको नहीं मिली है तो आप उसके माध्यम से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो लेक्चर्स हैं वो आपको वहां पे भी मिल जाएंगे यूट्यूब के साथ साथ। अगर आप अपनी तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो O2IAS एकेडमी की ऐप के माध्यम से आपको ये चीजें भी साथ में कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाते हैं। यदि आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप हमारी HCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2021 कोड ले सकते हैं। साथ में इसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स मिलेंगे, जो भी आपको टेस्ट देंगे उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जहां जहां आपने गलतियां की थी उन गलतियों को आप सुधार सकते हैं। साथ में आपको मतलब जितनी बार चाहो आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। साथ में हरियाणा जीके की जो वीडियो चल रही है उनकी कवरेज भी आपको अच्छे से वहां मिल जाती है। आपको अपने खुद के एनालिसिस के बारे में भी वहां पे एक टूल मिलता है जिससे आपको पता चलता है कि बेसिकली मैं किस लेवल पे फिलहाल हूं और कितना अच्छे से मतलब मेरी प्रिपरेशन कितने लेवल पे चल रही है। स्टेट वाइज रैंकिंग भी यहाँ पे मिल जाती है कि बेसिकली हरियाणा से जितने आदमी अटेम्प्ट कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं उन सबको, तो इसको आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी अवेलेबल करवा सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वालेंगे आर्ट एंड कल्चर का जो बाकी बचा हुआ सेशन है, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, रंगमंच, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे नृत्य कला। ठीक है, तो मूर्ति कला की बात करें तो मूर्ति कला जो है भारत में देखो एक टाइम हमने देखा था जिसका नाम था पोस्ट मौर्य एज। पोस्ट मौर्य एज में भारत में कुछ विदेशी आए थे और उन्होंने भारत में अलग अलग तरीके की मूर्तियां, तो मूर्तियों का निर्माण भारत में पहली बार शुरू हुआ था उत्तर मौर्य काल में, जहां पर यूनान से एक मतलब ये लगाओ कि जैसे अपने देश में एक मूर्ति कला की शैली होती है जिसका नाम था गांधार मूर्ति कला शैली, तो गांधार स्टाइल था। ऐसे ही एक मूर्ति कला की शैली थी मथुरा मूर्ति कला शैली और एक कला शैली थी अमरावती मूर्ति कला शैली। तो जब विदेशियों ने आक्रमण किए तो वो अपने साथ एक स्टाइल आए थे, उसका नाम था हेलेनिक स्टाइल था मूर्ति बनाने का, जो गांधार के साथ मिल गया था। तो गांधार प्लस हेलेनिक इन दोनों को मिलके बन गया था हेलेनिस्टिक कला शैली। इस टाइप की बातें आपने पढ़ी होंगी। तो हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में देखो और आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर के मामले में साउथ इंडिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन हरियाणा में इस लेवल की आपको आर्ट एंड कल्चर देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी मूर्तियों के मामले में आपको मूर्ति पत्थर की, लकड़ी की और अलग अलग तरीके से मेटल्स की मूर्तियां मिल जाती हैं। जैसे हमने देखा था जो आक्रमणकारी था मोहम्मद गजनवी, जब वो भारत आया था तो वो अपने साथ चक्र स्वामी की मूर्ति अपने साथ उठा के ले गया था। और ये अलग अलग जगह आप आपको मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो मूर्तियों के 3 स्टाइल हैं, जहां पर मथुरा मूर्ति कला शैली का जो ज्यादातर इफेक्ट है वो हरियाणा की मूर्तियों में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पेंटिंग्स की अगर बात करें तो पेंटिंग्स जो है अलग अलग मंदिरों में अलग अलग, भाई जो बड़े बड़े राजा होते थे उन्होंने अपने घरों में अलग अलग तरीके की चित्रकारी करवाई थी। चित्रकला की बातें अगर स्टार्टिंग से देखी जाए तो चित्रकला के बारे में हमने जब आर्य लोग आए थे तो उनके जो बर्तन होते थे उन बर्तनों के ऊपर हमने अलग अलग तरीके की चित्रकारी देखी थी, तो वहां से भी चित्रकारी देखने को मिलती है। लेकिन बाद में फिर हर्षवर्धन जो राजा होता था उसके टाइम पे चित्रकला का बहुत ज्यादा विकास हुआ था, तो चित्रकला के बारे में उसके टाइम पे काफी फेमस हो गई थी चित्रकला। फिर बाद में दिल्ली सल्तनत के टाइम में दोबारा से ये फिर मतलब ज्यादा फोकस नहीं किया उन्होंने। इसके बाद जहांगीर जो था वो चित्रकला का पारखी था, उसने भी काफी मात्रा में चित्रकला के ऊपर काम किया था। ये जैसे दाऊजी टेम्पल है पलवल में, वहां पर ये जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, उनके लिए एक मंदिर है पलवल के अंदर, उसके अंदर ये चित्रकारियां की गई है। तो अलग अलग तरीके की चित्रकारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो पेंटिंग्स के मामले में ऐसे ही चित्रकारी की अगर बात करें तो हरियाणा में सांझी भी बनाई जाती है। ठीक है, तो सांझी जो है वो हरियाणा के लिए अपने आप में फेमस है। पूरे उत्तर भारत में सांझी का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। तो चित्रकला या जो कहीं ना कहीं ये लगाओ कि नॉर्मल पब्लिक कहाँ पे चित्रकारी में भाग ले रही है वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। तो चित्रों की बात करें तो इस राज्य में कला का पहला छाप आपको काले व सफेद शीशवाल जो साइट है उन पर चित्रित मिट्टी के बर्तन डिजाइन वगैरह की खोज से मिलता है। मिताथल और बनावली साइटों से यह पता चलता है कि कला यहाँ मौजूद थी, लेकिन निश्चित रूप से दक्कन और दक्षिणी भारत की तुलना में बहुत छोटे पैमाने पर।
चित्र मुख्य रूप से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में है, जिनमें थोड़ी अधिक रचनात्मक पुष्पकला को आपन्नित की गई है। हरियाणा में चित्रकला की उत्पत्ति राजा हर्ष के शासनकाल में और कुछ समय के लिए कला और चित्रकला का विशेष ध्यान दिया गया था। लेकिन राजा स्वयं, क्योंकि राजा एक स्वयं चित्रकार था और कला के पारखी थे, हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों के अधीन ये कुछ समय के लिए चित्रकला का विकास हुआ, लेकिन बाद में दिल्ली सल्तनत ने इस पे काफी फोकस नहीं किया, ये लड़ाइयों में ज्यादा ध्यान देते थे। मुगल साम्राज्य में ये फिर दोबारा से चरम पर पहुंच गई थी। जहांगीर जो था वो चित्रकला का पारखी कहते हैं। अकबर जो है उसको साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, अकबर के काल को, और शाहजहां के काल को आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अलग अलग तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद पेंटिंग्स में गुड़गांव के मीरपुर के महाराजा तेज सिंह के महल की दीवारों पर अलग अलग तरीके की चित्रकारी, तो कहीं 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 पे रामायण के चित्र हैं, तो कहीं गुड़गांव में मटरू मेड की पिया है, वहां पर पौराणिक पेंटिंग की गई है। अस्तलबोर पेंटिंग राजपूत शैली में भी है, उनका प्रभाव पंचकुला के शिव मंदिरों, यहाँ तक कि कोलवेणु माधव मंदिर, कैथल और पूनम में मंदिरों में भी देखा जाए। तो अलग अलग तरीके के मंदिर, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, पिंजौर में रंगमहल की भी दीवारों से सजाया गया है, जो मुगल चित्रकारों के हाथों में से एक मौलिकता। अम्बाड़ा के जगाधरी, लाला बालक राम, लाला जमुना दास, समाधिया हिंदू पौराणिक कथाओं में अपने दीवार चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों के प्रवेश द्वार को बड़े पैमाने पर चित्रित द्वारपाल द्वारा निर्मित किया गया है। समाधि के पास स्थित रंजीवाला मंदिर के भी अपने चित्रों की धार्मिक विषयों। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ मंदिर हैं, कहीं पे किसी द्वारपाल की चित्रकारी, तो कहीं पे किसी चीज की, ये सब चीजें आपको नॉर्मली आप कहीं पे जाते हैं तो वहां पे भी आपको देखने को मिलता है। साथ में बहुत अच्छी, मतलब ये लगा के चलो कि इन्होंने कैलीग्राफी का भी इस्तेमाल किया है, सुलेख का इस्तेमाल किया गया, लिपि से प्रभावित फारसी शैली से प्रसिद्धि प्राप्त की। विशेष रूप से भित्ति चित्रों के साथ इसमें फारसी लिपि का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया गया है। विस्तृत विवरण केंद्रीय विषय बनाते हैं, जिसके भीतर कुरान के छंदों और सुलेख विधि के बाद विभिन्न बहती शैलियों में लिखा गया है। मुगल चित्रों को हिंदू मंदिरों, विशेष रूप से कैथल कलायत रोहतक में भी सील कर दिया गया। तो इस टाइप की जो चीजें हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रकला के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद बात आती है नृत्य कला। नृत्य कला दो टाइप की होती है, एक होते हैं फोक डांस, लोक नृत्य, एक होते हैं कल्चरल डांस, सांस्कृतिक नृत्य। तो सांस्कृतिक जो नृत्य है भारत में उनकी संख्या 8 है, और फोक डांस की वैसे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। तो हरियाणा में कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस हैं, कौन से हैं, जैसे हरियाणा के लोक नृत्य की अगर बात करें तो हरियाणा में काफी पुराने टाइम से अलग अलग तरीके की, समय के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, भाई अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों में, फसल कटाई में, शिकार आदि, इन सब चीजों में भी नृत्यों का अलग अलग चित्रण किया गया है। तो इनसे हमें पता चलता है। सूग से मिली एक टेराकोटा में बैलगाड़ी में आदमी नाच पार्टी का चित्रण किया गया। ये नाच पार्टी भी कहते हैं, इसको गाने वाले भी कहते हैं, कि कहीं ना कहीं इस कला का दूसरी शताब्दी में इसका विस्तार हो गया था, और जहाँ तक की जो नृत्य की कला है उस पर भी कुछ उपयोगी प्रभाव डालते हैं। कला की 64 कलाओं की सूचियों में शामिल है। योद्धाओं के समय हरियाणा नृत्यों की ख्याति उज्जैन के में दूर दूर तक पहुंच गई थी। पुष्यभूति बाण भट्ट एक विस्तृत विवरण देते हैं कि कैसे दरबारी साधारण लोग, पेशेवर नर्तक, दरबारी कथाकार विभिन्न अवसरों पर विभिन्न उत्कृष्ट कर्तव्य दिखाते थे। उदाहरण के लिए हर्ष के जन्म के समय एक शानदार नृत्य प्रदर्शन हुआ। बाण भट्ट अदालत नृत्यों का संदर्भ देता है। तन देवी का एक युवा पुरुष और हरवका एक युवा महिला डांसर थी, वे विशेष अवसरों पर नृत्य करते थे। तो अलग अलग नृत्यों का समय अगर देखा जाए तो अलग अलग समय पर नृत्य किया गया, उनकी चित्रकारियां हैं, उनके अलग अलग तरीके की मूर्तियां हैं, जो हमें बताती है कि हरियाणा में किस तरीके से चित्रकारियां, मतलब सॉरी नृत्यों का, लोक नृत्य का रूप था। तो नृत्य दो तरीके के हैं, एक है सामाजिक नृत्य, एक है अनुष्ठानिक नृत्य। अलग अलग तरीके के अनुष्ठानों पे किए गए नृत्य। तो बाहर हरियाणा की अगर बात करें तो जैसे सबसे पहला नृत्य उसका नाम है रासलीला। यह नृत्य फरीदाबाद जिले के ब्रज क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आम है। भगवान विष्णु के कवि अवतारों में प्रकट हुए हैं, वह सर्वोच्च अवतार हैं, वह भगवान कृष्ण हैं। गीत गोविंद के संगीतकार जयदेव ने उनको कहानी में, कविता में कहा है कि मनुष्य के शाश्वत संघर्ष की कहानी रास लीला दुनिया के स्वयं के रूप में और कृष्ण के चारों ओर एक नाचने वाली गोपियों के रूप में। इस गोलाकार नृत्य में कंगन, पायल, गोपियों की घंटियां एक साथ सुर में सुर मिलाती। इन्होंने ये कहा कि जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, वैसे ही कृष्ण भगवान के साथ जो गोपियां नाच रही हैं, तो उन संघर्षों की एक तरीके की रूप दिखाया गया। तो रास लीला जो है वो फरीदाबाद जो जिला हरियाणा का, वहां पे फेमस है। ये रास लीला का एक चित्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अलग अलग गोपियों के साथ, हर गोपी के साथ भगवान कृष्ण को दिखाया गया है। अगला नृत्य है फाग नृत्य। देखो फाग नृत्य एक मौसमी नृत्य है, जिसके माध्यम से कृषि जो लोग हैं, कृषि अपनी खुशी का जोश व्यक्त करते हैं।
फरवरी मार्च में जो फाल्गुन का जो महीना होता है, उनके पास बुआई और कटाई के बीच जो थोड़ा बहुत आराम मिलता है, फसलें अच्छी तरह से बढ़ रही होती हैं, वसंत चालू होता है, ग्रामीण लोग गीत और नृत्य के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करते हैं। महिलाओं की तरह पुरुष भी होली के दिनों में नृत्य करते हैं। महिलाएं अलग से नृत्य करती, वे पुरुष नृत्यों में भाग नहीं लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, फाग खेलते हैं। फाग मतलब जैसे हरियाणा में जो दुलंडी वगैरह होती है या फिर अलग अलग तरीके की, तो वहां पे भी कई जगह पे ये डांस के फॉर्म में भी माना जाता है। तो ये जो फाग नृत्य है, फाल्गुन के महीने की वजह से इसको फाग नृत्य का रूप दिया गया है। इसके बाद अगला जो नृत्य है, जैसे लूर नृत्य है, लूर, ठीक है। तो लूर नृत्य यह कोई सामान्य नृत्य है, राजस्थान से सटे इलाकों में किया जाता है। अन्य नृत्यों की तरह यह रात में किया जाता है। नर्तक एक दूसरे का हाथ पकड़ते दो पंक्तियां बनाते हैं, खेल के मैदान पर दो विरोधी टीमों की तरह रहते हैं, गाने गाते हैं। आमतौर पर अपने विरोधियों के लिए ताना मारे जाते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं ना एक दूसरे के ऊपर ताने कसना, तो उस टाइप के गाने के माध्यम से। जैसे हरियाणा में जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन दोनों जब अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे दूल्हा बारात लेके जाता है तो जो दुल्हन होती है उसके परिवार वाले अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक गीत गाते हैं, ठीक है। उन गीतों के माध्यम से मतलब कहीं ना कहीं ताने मारती हैं कि भाई जैसे अलग अलग तरीके के हमने कैसे बुलाए थे वैसे आए, इस टाइप की चीजें आपने सुनी होंगी मतलब शादी वगैरह में हरियाणा में काफी फेमस है। तो इसी तरीके का एक नृत्य है लूर नृत्य, ठीक है। प्रतिभाशाली पक्ष इस प्रतियोगिता को जीतता है, जो हार के पक्ष से अनजान रहता है। दादरी क्षेत्र में लोर शब्द इस्तेमाल किया जाता है। लोर लड़कियों के लिए इस नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में भाग लेने वाली सभी लड़कियां हैं। तो इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए, लूर नृत्य से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भाई जैसे डफ नृत्य है, तो डफ नृत्य भी फसल और वसंत से जुड़ा एक मौसमी नृत्य है। इसमें किसानों को आनंदमयी भावनाओं को दर्शाया गया है। गांव के सभी वर्गों के पुरुष महिलाएं अलग अलग होते हुए इस नृत्य में भाग लेते हैं। चौथी शताब्दी की शुरुआत में रोहतक के ढोल वाद को रागणियों पर आधारित योद्धे धुनों ने भारत के उत्तरी क्षेत्र में सांस्कृतिक दुनिया के लिए फैशन स्थापित किया। राग वाद्य यंत्रों के प्राचीन हर्नविश, बांसुरी, लुटे और बीन का इस्तेमाल करते थे। तो अलग अलग तरीका का जो नृत्य है, डफ जो है वो फसल और मौसमी नृत्य है, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य, हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य वो है धमाल नृत्य। तो धमाल जो नृत्य है महाभारत जितना पुराना है। ऐसा कहते हैं महाभारत में जैसे भाई द्रौपदी होती थी, तो द्रौपदी जब वे आज ज्ञातवास में थे तो विराट नगर नाम की एक जगह होती थी, मत्स्य जो साम्राज्य होता था उसकी राजधानी थी। वहां पे मत्स्य के जो सेनापति होते थे कीचक, उनके साथ मतलब ये मान लो कि उन्होंने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था, तो उसके कहानी से भी रिलेटेड माना जाता है। तो यह रेवाड़ी, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ क्षेत्रों के अहीरों में लोकप्रिय है। फाल्गुन की चांदनी रात में किया जाता है। कुछ समय के लिए नर्तकों को एक खुली जगह में इकट्ठा किया जाता है। खुद एक सर्कल तैयार करते हैं। धमाल की आवाज के लिए गीत के साथ शुरू करते हैं। नृत्य में 15 से 20 नर्तक भाग लेते हैं। पुराने संगीत वाद्य यंत्र जैसे सारंगी, ढोलक, खड़ताल, ऑर्केस्ट्रा का योगदान देते हैं। किंवदंती के अनुसार नृत्य में महाभारत संस्कृति के द्रौपदी और कीचक की कहानी को दर्शाया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। धमाल नृत्य जो है वो महाभारत के काल से चला आ रहा है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद गुग्गा नृत्य है। गुग्गा मेडी होती है जैसे, तो गुग्गा जो भगवान है, गुग्गा पीर, उनको कई नामों से जाना जाता है और हरियाणा में मुस्लिम और हिंदू दोनों ही समान रूप से इसको पूजते हैं। गुग्गा नवमी से लगभग एक सप्ताह पहले उनके भक्त जो हैं वो एक जुलूस निकालते हैं और गुग्गा की जो छड़ी होती है 5 भक्त को मुख्य नर्तक ले जाते हैं और वे ढोलक, मंजीरा, देसू, चमटा, झांझ से मिलकर अपने हाथों से अपने वाद्य यंत्रों को ले जाते हैं। गुग्गा की प्रशंसा में भक्त गीत गाते हैं। भादो माह के दौरान यह दल हरियाणा के गांव में घूमते देखे जाते हैं। विशेष रूप से पुरुष नृत्य है और अनुष्ठानिक नृत्यों की श्रेणी में आता है। हालांकि यह सरल है, यह गुग्गा के भक्तों के बीच आध्यात्मिक उत्साह का माहौल बनाता है। तो गुग्गा नृत्य जो है वो भी हरियाणा में किया जाता है। ऐसे एक नृत्य का नाम है झूमर नृत्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। धमाल, झूमर ये ज्यादातर पूछे गए हैं। झूमर जो नृत्य है, नृत्य ने मतलब अपना नाम है, उसी नाम से क्या होता है, जैसे लड़कियां जो है, जो झूमर नाम की जो चीज है वो माथे पर पहने जाने वाले एक आभूषण है, उसी के नाम से इसको झूमर नृत्य भी कहा जाता है। महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से होता है। इसमें महिलाएं व्रत बनाती हैं और शान से चलती हैं। ढोलक और थाली के साथ कई भिन्नताएं भी हैं, प्रत्येक को अपनी विशिष्ट लय है। रंग बिरंगे परिधानों से सजे नर्तकों ने खुद को आनंद में खो देते हैं। प्रदर्शन कई घंटे तक चलता है। एक लड़की आगे आगे आती है और गाने में टूट मतलब गाना गाती है और अलग अलग तरीके से उसको
परफॉर्म करती है। नृत्य प्रसिद्ध पंजाबी गिद्धा से मिलता जुलता, इस प्रकार इसको हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है। ये क्वेश्चन है जो अपने आप में पॉइंट है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यह राज्य के सभी आम हिस्सों में, मतलब राज्य के सभी हिस्सों में लगभग आम तरीके से ये नाचा जाता है। तो झूमर जो डांस है उसका एक फोटो भी साथ में दिखाया गया है। ऐसा ही एक डांस है जिसका नाम है घूमर। तो घूमर जो नृत्य है ये भी एक जिसमें धर्म से प्रेरणा मिलती है। देवताओं का एक समुदाय मजदूरों पर अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। घूमर एक राजस्थान नृत्य है। येलो, आरू, चरखी, दादरी, हिसार और भिवानी के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। जो राजस्थान की सीमा है, महिला श्रद्धालु द्वारा मंदिर जाने के रास्ते पर नृत्य किया जाता है। हाथों में प्रसाद की पीतल की थाली के लिए युवा, महिला और लड़कियां भक्ति गीत गाते हुए गांव के मंदिर तक जाती हैं। नृत्य दिवाली, होली, गंगोर पूजा के अवसरों पर किया जाता है। तो ये कई हाथों में पीतल की प्लेटें लड़कियां मंडली बनाती हैं और गाना शुरू करती हैं। संगीतकारों ने एक राग पर प्रहार किया और जैसे ही दोनों ने आकार लेना शुरू किया, गति प्राप्त करना शुरू। ये किसी आदमी की मतलब वो बातें हैं कि भाई किस किस तरीके से नृत्य होता है। नर्तकियों ने एक बड़े व्रत को बनाने के लिए अपने प्रसाद को एक तरफ रख दिया। सरलतम धड़कनों के लिए उत्थित भुजाओं के साथ सुंदर नृत्य किया। धीरे धीरे नर्तकियों की गति बढ़ जाती है और नाचने वाले शरीर पूरी तरह से नृत्य को अपने चरमोच्च पर ले जाते हैं। तो इस टाइप की जो नृत्य है उसको कहते हैं घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य का भी एक है जैसे थाली वगैरह, प्रसाद और मंदिरों में जाते टाइम ये किया जाता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का नृत्य है, लेकिन हरियाणा का वो एरिया जो राजस्थान से टच करता है उसके लिए ये फेमस है। इसके बाद एक बहुत फेमस नृत्य है जिसका नाम है खोड़िया नृत्य। देखो खोड़िया जो नृत्य है वो जब लड़के की बारात चली जाती है तो जाने के बाद जब लड़के की बारात का वेट किया जाता है तो ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। जो घूमर नृत्य से अगर आप परिचित हैं तो खोड़िया नृत्य शादियों और त्योहारों के अवसर पर विशेष रूप से महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के घूमर नृत्य हैं जो केवल महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। यह हरियाणा के मध्य क्षेत्रों में लोकप्रिय है। एक लोकगीत गाते हुए लड़कियां नृत्य स्थान में प्रवेश करती है, अंगूठी बनाती है, सुंदर कदम एक तेज गति की जगह देते हैं। जब तक कि 2 या 3 जोड़े लड़कियों की अंगूठी के केंद्र टूटी हुई बाहों के साथ नहीं जुड़ती, अपने पैरों की दूरी पर घूमती हैं, जबकि रिंग में लड़कियां बाजी मारती। तो देखो क्या होता है बेसिकली हरियाणा में जो देखते हैं तो जो जब वे वेट करते हैं मतलब भाई बारात चली जाती तो फिर महिलाएं क्या करती हैं, कुछ कई महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहन लेती हैं और आपस में ताने वगैरह मारना, थोड़ा सा इस टाइप का डांस होता है, उसको खोड़िया नृत्य भी कहा जाता है। तो वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है जो ये मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है। होली नृत्य है, यह शानदार नृत्य वसंत के मौसमी त्योहार से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण समुदाय कृषि कार्यों को पूरा होने के बाद आराम करते हैं और आराम ड्रम और पाइप की संगत के लिए विभिन्न संरचनाओं में किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नर्तकियों के पैरों पर ढोल, झांझ, चिमटा, खड़ताल, थाली और पायल जैसे वाद्य यंत्र यहाँ पे बजाए जाते हैं। ताल का निर्माण करते हैं। नर्तकों के प्रत्येक पक्ष पर अबीर, गुलाल और रंगीन पानी छिड़का जाता है। यह नृत्य पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ के क्षेत्रों में फेमस है। तो इस टाइप के जो नृत्य हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे ही एक पूजा होती है जिसको कहते हैं गणगौर पूजा। यह नृत्य राजस्थान की सीमा से लगे गांव में होता है। यह ईश्वर गणगौर भगवान शिव और पार्वती की पूजा समारोह से संबंधित है। महिलाओं का औपचारिक नृत्य है। रंगीन वेशभूषा, आभूषणों से सुसज्जित पीतल के जारों के साथ उनके सिर महिलाएं मंडली में चलती हैं। संगीत के अनुसार आंदोलन और नृत्य के पैटर्न में परिवर्तन होता है। नर्तकियों की मुस्कुराहट प्रदर्शन से में एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह अच्छी फसल के लिए देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक भक्ति नृत्य है और आमतौर पर फाल्गुन और चैत के महीनों में किया जाता है। कभी कभी नृत्य भगवान शिव और पार्वती से जुड़े कीर्तनों का भी रूप ले लेता है। तो इस टाइप के जो नृत्य हैं ये हरियाणा के लोक नृत्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसीलिए किया गया ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया आ जाए भी कौन सा क्या है। पूछ लेते कई बार भाई भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, भाई ये बताओ हरियाणवी गिद्धा किसे कहते हैं, महाभारत के काल से कौन सा नृत्य चला रहा है, ऐसा कौन सा नृत्य होता है राजस्थान का लेकिन हरियाणा के कुछ एरिया में किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही एक परंपरा हरियाणा में जिसको कहते हैं सांग। ठीक है। तो सांग जो है वो काफी पुराना एक मतलब कल्चर था हरियाणा में। 16वीं शताब्दी के आसपास से सांग की शुरुआत हुई थी। सांग में बेसिकली जो पुरुष हैं वे भाग लेते हैं, वही महिलाओं का रोल प्ले करते हैं। अलग अलग तरीके की जो ये मान के चलो भाई जो अलग अलग तरीके के पुराने टाइम के किस्से थे उनको इसमें डिस्कस किया जाता है या उनके ऊपर ही नृत्य होता है, उन्हीं के ऊपर गाने गाए जाते हैं। एक तरीके की रागणियां मान लो कि वहां पे एक तरीके के गाने के धुन में फिर उनके कला जो है वो अलग अलग तरीके के कलाकार रोल प्ले करते हैं। तो हरियाणा में लोक रंगमंच की परंपरा सदियों पुरानी है जो 16वीं शताब्दी की
मतलब यहाँ पे जो सांग है वो 16वीं शताब्दी के आसपास से माना जाता है। हरियाणा में रंगमंच को नाट्य नाटक कहा जाता है, जो संगीत, नृत्य, कविता, भाषण का समामिलन है। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक देवता खुद को सर्वोच्च नर्तक के रूप में चित्रित करते हैं। हरियाणा थिएटर पौराणिक कथाओं पर आधारित है। हरियाणा में लोक रंगमंच को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला मंदिराधारित धार्मिक रंगमंच, भारतीय महाकाव्य पुराणों का चित्रण, पात्रों के लिए स्रोत सामग्री। दूसरा समुदाय आधारित धर्मनिरपेक्ष रंगमंच, मामूली रूप से हल्के किस्म का। हरियाणा स्वांग हरियाणा की पुरानी परंपरा का अनुसरण करता है। इस प्रकार ओपन स्टेज तकनीक के आधार पर सबसे लोकप्रिय विविधता, ये खुले में जैसे कई सारे तख्त बजाते थे या फिर मतलब बगिया जो होती हैं उनको आपस में मिला के तब एक स्टेज बनाई जाती है। और सांग शब्द जो है स्वांग का उन्नत रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नकल करना। यह हरियाणा का एक सब पुरुष सांस्कृतिक मंडली है। 20 से 30 कलाकार शामिल होते हैं, जिसमें निदेशक, निर्माता, संगीतकार, अभिनेता शामिल हैं। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के निकटवर्ती खादर क्षेत्रों में स्वांग मंडलों के सभी महिलाओं ने कुछ महिलाओं ने भी इसमें प्रदर्शन करना शुरू किया था। तो इस टाइप की चीजें भी आपको पूछी जा सकती हैं। सांग की अगर बात करें तो सांग पुराने टाइम में एक आदमी होता था मेरठ का किशन लाल भट्ट, उससे माना जाता है कि उसने हरियाणा में सांग की शुरुआत की थी। और मतलब ये जो है सोनीपत के गांव के होते थे एक दीपचंद बहमन, उनको हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास भी कहा जाता है। उनको पहला सांगी माना जाता है। तो हरियाणा में सांग लाने का जो श्रेय है, मतलब उत्तर प्रदेश में इसको स्वांग कहते हैं, हरियाणा में इसको सांग कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से या कई जगह हरियाणा में भी इसको स्वांग शब्द से इस्तेमाल किया जाता है। एक संघ के प्रतिभागी मंच प्रदर्शन करते हैं, अभिनय करते हैं। प्रत्येक किरदार की मुस्तैदी होती है जो दर्शकों के लिए सर्वैना होकर अपना काम बेहतरीन ढंग से करते हैं। संवादों में स्वाद लेने के लिए कई वाद्य यंत्र, तारा, ढोल, खड़ताल, सारंगी, हारमोनियम शामिल है। रात में प्रदर्शन किया था, पूरी रात। जैसे जब मैं बचपन में था तो मैंने एक बार देखा था, तो ऐसे ही पूरी रात तक चलता है। मतलब कोई किस्सा उठा लेते हैं भाई, तो अलग अलग तरीके के किस्से, जैसे राजा रिसालू था, द्रौपदी चीरहरण है, या फिर भाई किच्चक का वध है, ठीक है, राजा भोज है, हरिश्चंद्र है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के, प्रहलाद भगत, तो उनके अलग अलग तरीके के जो वो है ना किरदार है, उनको यहाँ पे फॉलो किया जाता है। पुरुषों के मतलब महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि महिलाएं अक्सर महिला पात्रों को निभाती। जनरली यहाँ पे पुरुष ही देखने को मिलते हैं। हाल ही में महिलाओं ने भी पुरुषों को अपनी जगह, मतलब कहीं ना कहीं महिलाएं भी आई हैं, उनके अपने स्वांग के संघ हैं जिनमें महिलाएं दूसरे तरीके से बजाय पुरुषों की भूमिका निभाती हैं। संघ का एक रूपांतर उत्तर प्रदेश में नौटंकी है। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नौटंकी जैसे शब्द से भी जाना जाता है। रेवाड़ी के अली बख्श को हरियाणा में पारंपरिक लोक रंगमंच के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने पौराणिक से ऐतिहासिक गाथा पद्मावती का मंचन किया था और महाकाव्य पर आधारित ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक विषय है जैसे राजा रिसालू, कीचक वध, द्रौपदी चीरण, अमर सिंह राठौर, सरवर नीर, जसवंत सिंह आदि पुराने साहित्य के विषय जैसे गोपी चंद भरतहरि, राजा भोज, हरीशचंद्र, दूसरों को भी अपनाया गया, प्रहलाद भगत, पंजाबी रोमांस जैसे हीरांझा, पूर्ण भगत जैसे पौराणिक विषय उस विशाल व्यापक विषय का हिस्सा बन गए हैं जिस पर हरियाणा ग्रामीण रंगमंच संचालित होता। तो इस टाइप की चीजें जो हैं वो स्वांग से रिलेटेड हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा कि बेसिकली हरियाणा का जो आर्ट एंड कल्चर है वहां पे मेन पॉइंट्स कौन से हैं, किस टाइप के डांस हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला। तो कुछ हल्का फुल्का आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप का कि भाई कहाँ से शुरुआत हुई, इस टाइप की बातें पूछी जा सकती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। O2IAS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करें और बहुत सारी फ्री सुविधाओं का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।